तो बेटा ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की दो सीरीज है। आज एक छोटा आर्टिकल करेंगे, एक और इस पे थोड़ा ज्यादा डीप आर्टिकल है बिजनेस लाइन का ही, वो कल या परसों करने की कोशिश करेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट का इशू आज के दिन इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इशू है। ये पॉलिटिकल इशू भी है, सोशल इशू भी है और इकोनॉमिक इशू भी है। और देखा जाए तो जो एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है और एंटायर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, वो जॉब क्रिएशन की होती है बेसिकली। तो अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जॉबलेस है तो ना तो आप अपने देश के डेमोग्राफी से डिविडेंड निकाल सकते हो, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड भी नहीं आएगा, साथ ही इनफैक्ट वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे सोशल अनईज, सोशल क्योस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है एक इकोनॉमी के अंदर। साथ ही जॉबलेस होना एक कंट्री के हैप्पीनेस इंडेक्स को भी डिटीरियोरेट करता है, हैप्पीनेस इंडेक्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली डेटा है। जयति घोष, चंद्रशेखर ये मैक्रो स्कैन पर टॉपिक पर लिखते रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी बिजनेस लाइन अगर आप पढ़ो तो बिजनेस लाइन आज के दिन सबसे बढ़िया चल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड से अच्छे आर्टिकल हैं और बाकी न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल है। तो आप बिजनेस लाइन पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बिजनेस लाइन में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। और इस साल भी मेंस में जब हम देखेंगे तो आई विल शो यू मैनी आर्टिकल्स ऑफ द लास्ट टू लास्ट मंथ जो डायरेक्टली जीएस के पेपर्स में क्वेश्चन वहां से बन के आए हुए हैं। तो अच्छा पेपर चल रहा है और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल हो जाता है सब। द हिंदू पढ़े जा रहे हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े जा रहे हैं, तो फिर वो वही पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कन्वेंशनल नहीं होना चाहिए। आइडियल तरीका ये होना चाहिए कि आप 2-3 महीने एक न्यूज़पेपर पढ़ा करो, फिर 2-3 महीने दूसरा स्विच करते रहा करो, जिससे कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और ज़्यादा एडिटोरियल, बड़ी एडिटोरियल टीम के जो है टॉपिक्स आप पढ़ सको। अगर द हिंदू में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल है, जो है ग्रुप है, वो उन्हीं के आर्टिकल्स बार बार आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ोगे तो उन्हीं के आर्टिकल्स बार बार आते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए ताकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका बेटर हो। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि सब लोग बोलते हैं कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। एक न्यूज़पेपर को 2-3 महीने चलाओ, फिर अगला बदल दो, फिर 2-3 महीने दूसरा चलाओ, फिर दूसरा चलाओ। और एक दिन में एक न्यूज़पेपर ही पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। तो एक तो ये जनरल बात मैं आपको बताना चाहता था। दूसरा, हमें अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखना होगा। फिर चलते वक्त हम इस आर्टिकल को देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और इस आर्टिकल में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसके डेटा को देख लेंगे और उसकी प्रॉब्लम को देख लेंगे। तो देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली बेटा 1950s के बाद से ही बोला जाएगा, क्योंकि 1950s के बाद से ही हमारी जो इकोनॉमी है इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हमने डेवलप करनी शुरू करी है। इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप सबको पता है कि चॉइस थी नेहरू जी के पास, और दो मॉडल थे, महालानोबिस और आपका वेज गुड। अब दोनों मॉडल्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। हवेवर, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आनी थी, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट आनी थी बेटा, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आनी थी वेज गुड के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे अनस्किल्ड लोगों को भी इजी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी। बट फिर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप में से जिन लोगों ने भी ग्रोथ मॉडल्स पढ़े हैं तो आप सब लोग जानते हो कि सस्टेन्ड पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिपेंड करती है सोलो के जी पर, या जिसे सोलो रेजिडुअल कहते हैं या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कहते हैं। तो
टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो थी वीक दिखाई दे रही थी इसमें, इस मॉडल के अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी महालनोबिस स्ट्रेटेजी में। हाउएवर महालनोबिस स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाना था, और इस इंडस्ट्रियल बेस की हमें इंडिपेंडेंस जो है अचीव करनी थी। जबकि वेज गुड स्ट्रेटेजी ये थी कि दो टाइप की कैपिटल होती है, पुट्टी कैपिटल, क्ले कैपिटल। पुट्टी कैपिटल होती है जो एक बार आपने फिक्स कर दी, फिर आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाएगी पुट्टी जो आपके पेंटर्स यूज करते हैं। एक क्ले कैपिटल होती है जो बार बार मोल्ड हो जाती है। तो वेज गुड स्ट्रेटेजी में पता है क्या था बेटा, वेज गुड स्ट्रेटेजी ये थी कि ऐसे टाइप के गुड्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर क्ले कैपिटल हो, मींस वो कैपिटल जो उस पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर में यूज होगी, यहाँ पे उसी कैपिटल को आप दूसरे सेक्टर में भी, बी में भी यूज कर सकते हो, तीसरे में भी यूज कर सकते हो। तो ये जो कैपिटल थी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं थी। वेज गुड स्ट्रेटेजी के अंदर जो कैपिटल यूज होनी थी, बेसिक टूल्स और कैपिटल यूज होनी थी जो कि बहुत सारे मल्टीपल एमएसएमई सेक्टर्स में यूज हो सकते थे। अगर आप मुझसे टर्म सुनना चाहो तो एमएसएमई सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ होनी थी, हैंडीक्राफ्ट में और एग्रीकल्चर में और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में, इस पर ज्यादा फोकस था। और यहाँ से क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होती, लेकिन आपका इंडस्ट्रियल बेस वीक रह जाता, यानी आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हेल्थ जो है वो तभी डेवलप हुआ था जब पीएसयूज बने थे। इसी तरीके से बहुत सारे जो खुद की कैपिटल जो चाहिए होती है, कॉम्प्लेक्स कैपिटल जो चाहिए होती है, बड़ी मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, जो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होता है, वो इस स्ट्रेटेजी में ना लैकिंग था। और आपको पता है कि कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट भी होती है और उसके डुअल इफेक्ट होते हैं, वो डिमांड भी जनरेट करती हैं और साइमल्टेनियसली कैपेसिटी भी क्रिएट करती है। तो उस टाइम पर ये बहुत ही टफ चॉइस थी, क्या करें। तो हमने ये देखा कि लॉन्ग रन में हमें, और ये ध्यान रहे कि पॉलिटिकली तभी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हम फिर से फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते ज्यादा ग्रो कर फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो हमें अपना खुद का इंडस्ट्रियल बेस बनाना था। खुद का इंडस्ट्रियल बेस बनाना था तो हमने महालनोबिस ऑप्ट कर ली। अब इसके बारे में मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि इसको डीप डिस्कशन हम पेपर 2 के लेक्चर्स में करेंगे, वहां पर हम इसकी इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे और गहराई से देखेंगे इस चीज को। लेकिन ये आपको एक सोशो और पॉलिटिकल टच देने के लिए है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस के लिए और अपने खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए हमने इंडस्ट्रियल बेस को फेवर करा। और जब हमने इंडस्ट्रियल बेस को फेवर करा तो इसके साथ ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि हमने एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में भी आईआईटीज पे की, आईआईटीज पे, आईआईएम्स पे, ऑल दो आईआईएम्स पे भी ज्यादा नहीं थी, मेन तो आईआईटीज थी। हमने यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंडिचर करी। तो हमारे पास जो वर्कर्स का बेस क्रिएट होता है इन द 1990s और 80s में और इन द 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, वो जो बेस था ना वो बेटा हाईली स्किल्ड था। तो हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए ना हमारे वर्कर्स का बेस रेडी हुआ था, और ये इंटरलिंक्ड था कहीं ना कहीं कि हम हायर इंडस्ट्रियल जो है मालानोबी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइव कर रहे थे, और वेज गुड स्ट्रेटेजी जो कि इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट देने वाली थी उस पर हमने फोकस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ना एक और प्रॉब्लम हो गई बेटा। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इस इंडस्ट्रियल के बेस के साथ आर एंड डी पे भी फोकस करा। इसीलिए तो हमने इसरो बनाना बहुत पहले ही बना दिया था इंडिया ने, और डीआरडीओ और ये बहुत सारी चीजें वो पहले से ही नेहरू के विजन में थी, क्योंकि नेहरू ये जानता था ये, जी, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सस्टेन्ड पर कैपिटा ग्रोथ के लिए लॉन्ग रन के अंदर। हावेवर हमसे एक प्रॉब्लम ये हुई कि जो मिडिल लेवल की जॉब्स हैं, जो बहुत हाई स्किल्ड जॉब नहीं होती हैं,
जो मिडिल लेवल की जॉब्स होती है, बट जो फॉर्मल सेक्टर की होती है, वाइट कॉलर होती है, जिसमें प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होती है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक प्रॉब्लम थी। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने के लिए आपको ऑल दो इंजीनियर्स नहीं चाहिए, बट आपको प्राइमरी एजुकेशन के वर्कर्स चाहिए। और नेहरू जी का आज तक एक ही जेन्युइन क्रिटिसिज्म जो है, जेन्युइन क्रिटिसिज्म है ये एकदम। और इसको पुलापरे बालाकृष्णन नेहरूविय निरा नाम से एक रिसर्च आर्टिकल है, उसके अंदर करता है, जो डीयू में भी तुम्हें पढ़ाते होंगे। कि पुलापरे बालाकृष्णन जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म करता है, उस आर्टिकल में कहता है कि नेहरू जी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोची नहीं, वो ये थी कि हमने प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत कम स्पेंडिंग करी। इसीलिए आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन 2002 के बाद आरटीई आने लगती है, राइट टू एजुकेशन, और सर्व शिक्षा अभियान चालू होता है। उससे पहले हमारी बेसिक एजुकेशन में एनरोलमेंट बहुत पुअर थी। तो प्राइमरी एजुकेशन की लैक होने की वजह से हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि 1950s के डिकेड में एक रेवोल्यूशन चल रहा था सिलिकॉन वैली के अंदर, यूएस के अंदर, और वो था सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग। और वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पहले यूएस ने खुद से अचीव करी। और जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में तुम ट्रेड साइकिल्स में देखोगे कि एडवांस नेशन पहले खुद प्रोडक्ट बनाता है। बट इवेंचुअली वहां पर जब जॉब की प्रॉब्लम नहीं रही यूएस में, उसको गोल्डन एज बोलते हैं यूएस में, 1950s 60s 70s तक के पहले के डिकेड में, जब तक स्टैगफ्लेशन नहीं है। तो वहां पर फिर बेटा उसका ना मैन्युफैक्चरिंग बेस ना क्या करने लगे, वो सिर्फ R&D का काम यूएस में करने लगे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मींस बहुत लो स्किल्ड काम के लिए, कि वायर से वायर को अटैच करना, ये काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, उन लोगों ने जापान को अपना बेस बना लिया। क्योंकि जापान में वे अनएम्प्लॉयड थे, डिस्गाइज्ड लेबर थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। और जो रियल वेजेस थी बहुत लो थी। रियल वेजेस जहां पर लो हो, वो कंपनीज वो बेस ढूंढ रही थी। ठीक है। इंटेल और भी कंपनीज थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, जो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थी। तो उस वक्त सिंगापुर, जापान, सिंगापुर, जापान ने बना दिया सोनी, सिंगापुर, फिर कोरिया ने बना दिया सैमसंग। ये सारी की सारी चीजें ना उस वक्त डेवलप हो रही थी। और सेमीकंडक्टर के बेस जो थी, एक ग्लोबल वैल्यू एडिशन जो चेन होती है, ग्लोबल सप्लाई चेन, वो सप्लाई चेन क्रिएट होना शुरू हो रही थी। और जब वो क्रिएट होना शुरू हो रही थी, तो ये लोग, बड़ी कंपनीज जो यूएस की सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, फैबलेस क्रिएशन के लिए, इन टर्म्स के बारे में भी मैं फ्यूचर में कहीं बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करना लेक्चर, तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोग अपने बेसिस को ढूंढ रहे थे। और इनको एकदम बेस्ट स्किल्ड और प्राइमरी एजुकेशन वाली, जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ सके, पढ़ सके, और इस टाइप की, जिनको जल्दी इजीली ट्रेन किया जा सके, सेमी स्किल्ड टाइप की वर्कफोर्स इन लोगों को इन कंट्रीज में मिल गई। जैसे ही इन कंट्रीज में इन्हें मिली, तो बेटा इन कंट्रीज ने उसका बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया। इनकी वहां पर जॉब क्रिएशन शुरू हो गई, और जीडीपी की ग्रोथ राइज होने लगी। और फिर ये स्माइली कर्व में अपवर्ड मूव करने लगे। स्माइली कर्व आपको पता है, ये लास्ट क्लास में बताया था कि पहले आप सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हो, और फिर आप लर्न कर रहे हो रिवर्स इंजीनियरिंग से, और फिर तुम खुद के सैमसंग और सोनी की ब्रांड लेके आ जाते हो। इस पीरियड में इंडिया पीछे रह गया। दिस वॉज द पीरियड, इफ वी हैड प्राइमरली प्राइमरी एजुकेटेड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, अगर हम तब ये काम कर पाते, तो बेटा इंडिया भी आज के दिन एक डेवलप्ड कंट्री होता। जैसे इन एशियन टाइगर्स ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत रैपिडली अपनी जीडीपी को इंक्रीज करा, इंडिया नहीं कर पाया। उसका पीछे, उसके पीछे जो बेसिस था, वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन पर कम एक्सपेंडिचर होना था। सो हमारे आईआईटियंस और हमारे इंजीनियर्स 90s में, 80s 90s में जाके यूएस में ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा।
और जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम इंडिया में हमेशा रहेगी। जो ये जिनको हमने हाई स्किल्ड बनाया, ये हमारे जो है आईटी सेक्टर के बूम को लीड करेंगे। तो इंडिया ने आईटी सेक्टर में अच्छा करा, उसका रीजन है क्योंकि हमने हाई स्किल्ड एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पर तो फोकस करा, लेकिन प्राइमरी पे नहीं करा। प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस ना करने का ये रीजन क्या ये आउटकम हुआ कि हमारी जो जॉब क्रिएशन थी, जो लिविस मॉडल के अकॉर्डिंग, लिविशियन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर आपका ट्रेडिशनल लोअर रियल वेज है, और लोअर रियल वेज होने का क्या रीजन है, बहुत सारे वर्कर्स हैं उसमें, ओवर सप्लाइड वर्कर है, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यहाँ जा रखा है, क्योंकि लेबर इतनी सारी है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो नेगेटिव में जा रखा है। ठीक है, अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नेगेटिव में जा गया होता है बेटा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडिया की, इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हमको स्विच करना था इंडस्ट्रियल बेस में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कोई ज़्यादा अचीवमेंट करी नहीं। आपने कुछ पीएसयूज ओपन करे जो कि माइनिंग के माइनिंग के लिए बहुत सारे पीएसयूज थे, और डिफेंस के लिए हल था, और ऐसे ही बहुत सारे पीएसयूज थे, लेकिन कोई भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सेक्टर के अंदर, ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर एंटर नहीं कर पाए। और उसका रीजन ये था कि हमारे पास मिडल लेवल की एजुकेटेड लेबर फोर्स नहीं थी। साथ ही 1980s में भी एक बार कोशिश करी गई सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने की। सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने की जब 1980s में कोशिश की गई, तो एक ही प्लांट लगाया था राजीव गांधी के इरा में, और उसमें फायर जनरेट हो गई, फायर हो गई उसमें। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स 24/7 पावर सप्लाई, और एकदम 100% प्योर वाटर चाहिए होता है। तो वहां पर प्योर वाटर नहीं था, तो प्योर वाटर ना होने की वजह से फैक्ट्री में स्पार्क हुआ और वो बर्नआउट हो गए। तो वो आप क्या देखोगे कि एक गवर्नेंस भी बहुत इशू है, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है, तो हम उसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक का इशू जो है, उसको आपका जो इकोनॉमिस्ट है नागराज, नागराज रेस करता है, आर नागराज। आर नागराज को तुम रिकॉल कर सकते हो, याद रख सकते हो कि इंफ्रा बोटलनेक, इंफ्रा बोटलनेक बोलते हैं वो, कि इंडिया में इंफ्रा बोटलनेक की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन हाई होती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई होती है, तो उसकी रियल वेज भी अच्छी होती है, और फॉर्मल सेक्टर की जॉब क्रिएट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक हाइपोथेसिस बोलते हैं इसे। ठीक है, एक मैंने आपको बता दी कुलापरे बालाकृष्णन की प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस, और एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो जगदीश भगवती और अरविंद पनगरिया का स्कूल ऑफ थॉट है, जो आपको बताता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस ना डेवलप होने का रीजन क्या है, रिजिड लेबर लॉस। जैसे कल आपने देखा था, लेबर लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रियल वेज को गिरने नहीं देते, तो रिजिड लेबर लॉस जो होते हैं वो फेवर नहीं करते हैं कौन सी फार्म्स को, ग्लोबल फार्म्स को, जो अपना सिर्फ असेंबलिंग प्लांट लगाने, जैसे कि अभी एप्पल का असेंबलिंग प्लांट इंडिया में आ गया है, तो वो प्लांट लगाने के लिए आना चाहती हैं, बट वो लोअर रियल वेजेस चाहती हैं, और वो पॉलिसी चाहती है हायर एंड फायर वाली। बट इंडिया के अगर स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, रिजिड लेबर लॉज हैं, इसके अंदर कुछ एक्ट्स होती हैं, जैसे 1949 आईडीए एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये एक्ट अभी भी हैं, अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये हम जब पेपर 2 करेंगे और डीप में देखेंगे, इनकी वजह से ये रिजिड लेबर लॉस की हाइपोथेसिस हो जाती हैं। ये तीन जो चीजें मैंने आपको बताई, प्राइमरी एजुकेशन हाइपोथेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक हाइपोथेसिस, रिजिड लेबर लॉस हाइपोथेसिस, इन तीनों ने मिलके इंडिया में जो ट्रेडिशनल लेवल ऑफ, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसके अंदर की आपको
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट करना था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो हो नहीं पाया। तो अब क्या कहानी है? अब क्या कहानी है कि अब इंडिया जो है फिर से कोशिश कर रहा है। फिर से क्या कोशिश कर रहा है? पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे इंडिया कोशिश कर रहा है अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को बूस्ट करने के लिए। और फिर से दो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हो रहे हैं। एक बुक का नाम बता रहा हूँ, ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, दूसरा एक अगेन ये अरविंद पनगरिया, और थोड़ा जो गवर्नमेंट साइड है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ, और ये अगेंस्ट इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट ऑफ। तो ये इनका मेथड क्या है जॉब क्रिएट करने का, कि हम फिर से सेमीकंडक्टर में एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में अब क्या हो गया है, चाइना के अंदर रियल वेजेस हाई हो गई है, बाकी सारी और कंट्रीज में भी रियल वेजेस हाई हो गई है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है। और इंडिया भी सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर एंटर करना पड़ चाहता है। हम सिर्फ अब मोबाइल को असेंबल करके सेल नहीं करना चाहते, उससे हमें वैल्यू एडिशन कम मिलती है, तो हमारी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं जनरेट होती। हम खुद सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, और उसका रीजन ये भी है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा ट्रेड अकाउंट भी सफर कर रहा है। अब ये सारी चीजें हमें फोर्स कर रही है। इसके साथ सिक्योरिटी इशू भी है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं डिफेंस डिवाइसेस में लगते हैं, तो अगर सेमीकंडक्टर्स खुद के इंडिया के नहीं होंगे और वो इम्पोर्टेड होंगे, तो उनके अंदर स्नूपिंग हो सकती है। उसको एक टर्म बोलते हैं, बैकडोर, बैकडोर टर्म बोलते हैं। जैसे ये बैकडोर टर्म का जो है एक्यूजेशन यूएस ने चाइना के अगेंस्ट करा, कि चाइना ने बहुत सारे जो ये होते हैं ना, जिससे क्या होता है, ये जिससे वाईफाई चलता है, ये वाइट कलर का बॉक्स तो बोलते हैं कुछ, हाँ राउटर्स। ये राउटर्स बहुत सारे यूएस के अंदर जो सप्लाई करे चाइना की फार्म्स ने, हुवेई ने, सिस्को ने, तो उनके अंदर बैकडोर की एक्विजिशन लगाई गई। तो ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन इंडिया के साथ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि सेमीकंडक्टर ना सिर्फ हमारे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बढ़िया है, बल्कि जॉब भी क्रिएट करेगी और आपके ट्रेड अकाउंट को भी लॉन्ग रन में अफेक्ट करेगी। तो सेमीकंडक्टर से बहुत सारे जो है टारगेट्स अचीव करे जा सकते हैं। जॉब क्रिएशन करा जा सकता है, प्रोडक्टिव जॉब क्रिएशन, ट्रेड अकाउंट को बैलेंस किया जा सकता है। फिर ट्रेड अकाउंट अगर आपका बैलेंस होता है, तो बेटा आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होती है, तो आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन को भी रोका जा सकता है, अगर आपका ट्रेड अकाउंट रेजिलियंट है। तो सफिशिएंट आपके कंट्री अर्न कर पा रही है डॉलर्स, तो फिर डेप्रिशिएट भी करेंसी जल्दी से नहीं होती है। तो ये जो जो आइए जॉब क्रिएशन और इंटरनल सिक्योरिटी, ओके। दूसरी तरफ ये जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जैसे गुजरात के अंदर एक माइक्रोन इंडस्ट्री ने, जो यूएस की इंडस्ट्री है, ट्रैम चिप मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक प्लांट लगाया, और उसके लिए कुछ फिगर निकल के आ रही हैं जो बुक के अंदर कोटेड है, कि लगभग एक जॉब क्रिएट करने के लिए 3 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। सब्सिडी दी गई है, एक जॉब क्रिएट करने के लिए 3 करोड़ की सब्सिडी दी गई। तो ब्रेकिंग द मोल्ड ये कहती है, ब्रेकिंग द मोल्ड आर्ग्यू करती है ट्रेड मॉडल्स की, हेक्सचर ऑयलिंग मॉडल की, और कंपैरेटिव एडवांटेज वाला रिकार्डियन मॉडल की, और अदर जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव ट्रेड मॉडल्स की, मींस वो इंट्रा ट्रेड मॉडल की, और इन सब की आर्ग्यूमेंट करती है। और वो कहती है कि इंडिया को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसका उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है। वाई वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी टू प्रोड्यूस सेमी कंडक्टर इफ वी कैन
import them cheaply from Taiwan. Instead, India should try to leverage its rising labor force, its now more educated labor force. अब तो पहले के मुकाबले है ही ना बेटा, सर्व शिक्षा अभियान तो NDA-1 वाजपेयी जी की राह में शुरू हो गया था, तो अब तो बहुत सारा इंडिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो इस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, रादर देन हम मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, जहां पर हम PLI स्कीम का बहुत सारा बेनिफिट डीप पॉकेट्स ऑलरेडी रिच इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देने वाले हैं, और जिससे जॉब तो क्रिएट हो रही है, बट 3 करोड़ की सब्सिडी में एक जॉब क्रिएट हो रही है, कोई 5000 जॉब्स क्रिएट हुई है, और उसके लिए बहुत हजारों करोड़ सब्सिडी दी गई है। तो वो आर्ग्यूमेंट ये है कि रादर देन दैट हमें अपने सर्विस सेक्टर को फोकस करना चाहिए, और इसीलिए आप क्वेश्चन देखोगे इस बार के पेपर 2 में, सर्विस सेक्टर क्या सस्टेनेबल है इंडिया की ग्रोथ के लिए, एक वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है आज के दिन इंडिया में, कि क्या हमें सर्विस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, या ओल्ड इज गोल्ड, या ओल्ड फेथफुल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए, जो कि सेमीकंडक्टर लेड है। और उसके लिए हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में एंटर करना चाहिए, ताकि हम अभी कुछ कॉस्ट देने के बाद, अगर हमारा सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन में हम ऐड होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होती चली जाए। सर्विस सेक्टर में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है ना, इसकी इसकी 5G टेक्नोलॉजी है, इसकी AI टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा एनालिसिस है, इन सब की मदद से हम ग्लोबल, कुछ ब्रांड्स होती हैं क्लोथिंग की, जैसे जारा, जैसे कुछ हैंडबैग की ब्रांड होती हैं, ये इटालियन ब्रांड्स हैं फैशन की, जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करती हैं अपने गुड्स, और बहुत डिमांड है। तो इस बुक के अंदर आर्ग्यू करा गया है कि क्यों ना हम सर्विस सेक्टर को डेवलप करें, और खुद के इंडिया के ये ब्रांड है, इसको सर्च करोगे आप, टिल्फी, ये पहली इंडिया की साड़ी से रिलेटेड ब्रांड है, और इस बनारसी साड़ी से, और इसमें 2-3 एंटरप्रेन्योर हैं, MBAs, उन्होंने मिलके इसे ग्लोबल बना दिया है। इसके स्टोर जो है लंदन वगैरह में भी खुल रहे हैं। इसी तरीके से हमारा एक नया जो लेंस कार्ट है, ये भी एक यूनिकॉर्न है, बेसिकली एक न्यू स्टार्टअप है जिसने काफी ग्रोथ करी है। और इन दोनों ब्रांड्स के अंदर पता है क्या है, एक खास चीज है, एक नया हाइब्रिड मॉडल, सर्विसेज एम्बेडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये टर्म आपको यूज करने हैं। ये ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें सर्विस भी है, डिलीवरी की, आइस की टेस्टिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग भी है प्रोडक्ट को क्रिएट करने की। तो अब बेसिकली हम अपने टिल्फी ब्रांड को वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट कर सकते हैं, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन वगैरह, इन सब चीज़ों की हेल्प से हम उसे अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी की हेल्प से, AI की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को एग्जैक्टली फील करा सकते हैं अपने ग्लोबल कस्टमर्स को। और इस इन्हीं चीज़ों का बेनिफिट लेके इंडिया को एक एजुकेशन हब बनाया जा सकता है, विदाउट क्रिएटिंग बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अगर अपने यहाँ पर टीचर्स को ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कराते हैं, और हमारे टैलेंट का यूज़ होता है, तो हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, जो बहुत सारे डॉलर्स अर्न कर रही हैं विदाउट गेटिंग इनटू दिस सेमीकंडक्टर गेम। अब सेमीकंडक्टर गेम में जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं, तो रह दे के सिर्फ एक ही पॉइंट बच जाता है सेमीकंडक्टर में, एक ये इंटरनल सिक्योरिटी इशू। अब इसमें इशू ये है कि इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है बेटा, ऑप्टिमाइजेशन, ये तुम्हें पता ही होगा, ऑप्टिमाइजेशन।
तो ये जो सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है ना, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन, ये ऑप्टिमाइज्ड हो रखी है ऑलरेडी। मींस इसमें जितनी मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ले जाया जा सकता है ना, वहां पर ताइवान ले गया है। और ताइवान उसका एक पार्ट है। ये जो सेमीकंडक्टर बनाने वाले इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मशीन होती हैं बड़ी बड़ी लिथोग्राफी के लिए, इसको एक कंपनी बनाती है, ASML, डच। और कमाल की बात है, यही मोनोपोली है, यही बनाती है सिर्फ। दूसरा तीसरा एक एक्सपेक्ट है सेमीकंडक्टर का, डिजाइनिंग, जहां पे यूएस की बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइज्ड है ऑलरेडी। एप्पल का चिप डिजाइन यूएस में ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां होगी जहां पर रियल वेजेस लो होगी, डिजाइनिंग वहां होगी जहां पर R&D बेस्ट होगा। तो इसके पार्ट बचा क्या? मैन्युफैक्चरिंग, मिनिमल कॉस्ट, R&D, ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स जिससे मैन्युफैक्चर करते हैं ऑप्टिमाइज्ड। तो चक्कर ये है कि चाइना ने इस ऑप्टिमाइज्ड ग्लोबल वैल्यू चेन को ब्रेक करने की कोशिश करी पिछले 10-15 साल, और उन्होंने ह्यूज सब्सिडी दी, और वो फेल हो गया, एंटर नहीं कर पाया हाई एंड सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे बेसिक चिप होते हैं ड्रैम्स, उसके अंदर उसने थोड़ी एंट्री की, लेकिन जो कॉस्ट चुकाई बहुत बड़ी। तो हम भी अब अगर इस गेम में जाते हैं, तो हमारे पास तो चाइना से भी कम सब्सिडी देने की पावर है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बुक में है, चिप वॉर। तो आप पता है क्या कर सकते हो अपना कंटेंट एनरिच करने के लिए? एक छोटी ट्रिक है, बुक नहीं रीड करनी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इसको, इसकी समरी को पढ़ो गुड रीड्स पे, लिख लो इसे गुड रीड्स पे। गुड रीड्स पे जाओ, किसी रीडर ने अच्छे से समराइज कराओ, ठीक है? ऐसे ही इस ब्रेकिंग द मोल्ड की समरी रीड कर लो, वरना ये पेपर 2 में तो नोट्स में इंक्लूडेड होगी। लेकिन इस बुक की गुड रीड्स की आप समरी जरूर रीड करना, जहां से ये बात निकल के आती है। तो मुद्दा ये है कि अब इंडिया कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे। तो इंडिया स्ट्रेटेजी फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वी आर लुकिंग टुवर्ड अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और बहुत बड़ी होती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, क्योंकि एजुकेटेड पीपल जो हैं इंडिया में, बहुत सारा एजुकेटेड बेस क्रिएट हो चुका है, और इनको जॉब अगर जल्दी से नहीं दी तो सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल आ सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में तुम एक चीज देखोगे, बांग्लादेश में ये देखोगे जो अभी रेवोल्यूशन हुआ, वो यूथ लेड था, और इनफैक्ट एजुकेटेड यूथ लेड था। और क्या ये कोइंसिडेंस है कि इन लोगों ने मिलके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को बनाया, जो कि 3 जीरोस का राइटर है, 3 जीरोस, और जो कि नोबेल लॉरिएट है, इकोनॉमिस्ट है। तो मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली 3 जीरोस लिखी, 3 जीरोस, इसका मतलब है जीरो पोल्यूशन, इसका मतलब है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है जीरो पॉवर्टी। अब इसके अंदर एक स्ट्रेटजी है, नौबिन उदय कोटा, नौबिन उदयो कोटा, ये मॉडल है एक, ठीक है? और ये नौबिन उदय कोटा मॉडल डेवलप होने के पीछे एक और मॉडल का हाथ है, वो है माइक्रो फाइनेंस, जो कि इसी इकोनॉमिस्ट ने बहुत पहले डेवलप किया था। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और वो मिलके क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं। और वो लैंडिंग जब करते थे तो कंडीशन डालते थे कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, और इससे बहुत सारा एजुकेटेड यूथ डेवलप हो गया। फिर ये नौबे नदिया कोटा आ गया। इसमें क्या करते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है री इन्वेस्ट हो जाता है। ये लोग कैपिटल देते हैं एजुकेटेड यूथ को,
और उनको स्टार्टअप के लिए मोटिवेट करते हैं और उन्हें पूरा हेल्प करते हैं, उनको टेक्निकल नो हाउ में, मार्केटिंग में, हर चीज़ में। और जब वो डेवलप हो जाता है तो ये जो बंदा है ओनर अपनी फर्म को बाय बैक कर सकता है। बाय बैक मीन्स जितना शेयर होल्डिंग नोबिनुद्दिया कोटा फर्म, नोबिनुद्दिया कोटा ऑर्गेनाइजेशन को गया, वो वापस बाय बैक कर सकता है और उसे कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं देना है, बस कुछ मिनिमल फीस उसे देनी होती है। तो ये यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट बूस्टर चैनल बन गया है। तो यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में अगर जनरेट करना है तो आप यूथ को एम्प्लॉयड करना है तो आप ये मॉडल फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया मॉडल है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और इसकी कुछ गोल्डन पीस नाम से एक सक्सेसफुल केस स्टडी भी है अफ्रीका में। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि आज आप कहाँ पर फंस गए हो कि आपके पास एक ऐसा यूथ है जो कि हाईली स्किल्ड है, लेकिन हाईली स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आप पार्टनर नहीं हो। तो या तो आप उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करो, और उसके अंदर एंटर करने की आप कोशिश करते हो तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जॉब क्रिएट नहीं करोगे, ये बात भी मैं आपको बता दूं, डिजाइनिंग की जॉब भी क्रिएट कर सकते हो। मींस मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हम 12th पास लोगों को दे सकते हैं, और डिजाइनिंग की जॉब, चिप की डिजाइनिंग की जॉब आईआईटियंस को दे सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर इसलिए इंडिया की बेस्ट बेट देखा जा रहा है, कि इसमें अगर हम एंटर कर गए तो अपने एजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। इसी के साथ ईएलआई के साथ आजकल एक और स्कीम शुरू हो गई है, ईएलआई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम आप थोड़ा देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं, सिचुएशन में आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड क्या है हमारी जॉबलेस ग्रोथ का, कि हमने कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही ग्रो करा, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, आईटी सेक्टर्स में, जिनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत लो थी। जिन सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत हाई थी, वो सेक्टर्स थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के, चिप डिजाइनिंग के, आर एंड डी से रिलेटेड सेक्टर्स, इनमें हम एंटर कर नहीं पाए। फिर हमारा जो अनएजुकेटेड लोग थे हमारे 70s 80s के डिकेड से 2000 के डिकेड तक, उन लोगों को हमने कहाँ पर एडजस्ट करा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में। और वहां पर भी आपकी जो रियल वेजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत लिमिटेड लेवल पर ही एक्स्ट्रा है। बहुत ज्यादा गैप नहीं है उनमें, 30%, जो कि लिविस मॉडल बोलता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30% हायर रियल वेजेस होती है देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेसिकली वो लोगों को हमने एडजस्ट कर दिया 2000 के डिकेड तक, ड्रीम रन तक, 2008 तक, और 2010 11 12 तक भी हमने मैन्यू कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन लोगों को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड नहीं थे। बट 2002 के बाद जब आपकी राइट टू एजुकेशन शुरू होती है और आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू होता है, तो अगले 15-20 सालों में बाय द ईयर 2020 बहुत सारा मैसिव यूथ इकट्ठा हो गया इंडिया में, जिसके पास जो है नॉलेज है, जो कि एजुकेटेड है, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग उसे वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो वर्क नहीं मिल पा रहा है तो वो बंदे जा कहाँ रहे हैं, वो बंदों के एस्पिरेशंस भी हाई हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो नहीं जा रहे हैं। what they are doing, they are waiting, and where what they are waiting for, because they are not getting avenues of formal job, productive job, either in this electronic manufacturing game or in some other R&D areas। तो वो लोग सबके सब पब्लिक सेक्टर की जॉब की एम्प्लॉयमेंट का वेट कर रहे हैं, और वो सारा यूथ हमारा उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। ऑन द टॉप ऑफ इट आपको एक चीज जान के हैरानी होगी कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री फॉर द रेशो ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय एंड पॉपुलेशन। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जॉब कितनी क्रिएट करें सरकारी जॉब इंडिया में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय अपॉन
पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय अपॉन पॉपुलेशन रेशो इंडिया से कम हो, सबकी ज्यादा ही है। तो ऑल दो हो सकता है एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया की अंदर सरकारी जॉब लगभग 1 करोड़ तक बोलते हैं हो, लेकिन रेशो वाइज सफिशिएंट जॉब्स नहीं है। तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी बहुत लेस क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब पर भरोसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब पर कब तक डिपेंड करें। बेटा गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम क्रिएट हुई है। तो गवर्नमेंट जॉब भी जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आ रही हैं, नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन भी कम है, एट द सेम टाइम आप किसी भी ग्लोबल वैल्यू चेन के या किसी भी ग्लोबल वैल्यू ब्रांड का पार्ट नहीं हो जहां पर आप फॉर्मल सेक्टर में एब्जॉर्ब कर सके, हाई एंड प्रोडक्शन में जहां पर रियल वेजेस हाई दिया जा सके। तो इंडिया का यूथ जो है एकदम फंस गया है बीच में। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या करे, कहाँ जाए। तो वो अल्टीमेटली एक सिक्योर फॉर्मल जॉब की तरफ जब देखते हैं तो सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर दिखाई देता है, और उस पब्लिक सेक्टर को जब वो देखता है तो वो वेट करना प्रेफर करता है रादर देन गोइंग इनटू लो पेइंग जॉब्स और गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी में एकदम जो मजबूर लोग होते हैं वो जाते हैं। गिग इकोनॉमी है जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय, अमेजोन का डिलीवरी बॉय, जो भी इंडिया के जोमेटो के डिलीवरी बॉय है और अमेजोन के डिलीवरी बॉय है, उसमें मैक्सिमम नंबर जो बंदे होंगे वो 12th पास होते हैं या तो ग्रेजुएट होते हैं। जैसे ही लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन इज नॉट गोइंग इनटू दीज थिंग्स, रादर देन ही इज वेटिंग एंड प्रिपेयरिंग। सो ये प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम फेस करने का बहुत बड़ा रीजन है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्राइमरी एजुकेशन पर ना ध्यान देना। क्योंकि उस टाइम पर अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान दे देते बेटा, तो हम असेंबलिंग का पार्ट, स्माइली कर्व का लोअर एंड का पार्ट हम 1970s में बन जाते, और फिर हम भी सैमसंग जैसी, सोनी जैसी ब्रांड बना सकते थे। आप खुद इमेजिन करके देखो आपके पास क्या है, मतलब इतना बड़ा मैसिव इंडिया और सब सैमसंग ही तो यूज कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई सैमसंग नहीं है। अब धीरे धीरे जाके हम एटलीस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना शुरू करें। तो जब तक आपके पास ग्लोबल ब्रांड नहीं होगी ना बेटा, तो ये ट्रेड लेड स्ट्रेटजी से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और अब क्योंकि ग्लोबल ब्रांड ऑलरेडी बन चुकी हैं, ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी हैं, जिसके लिए आपको लंबी फाइट करनी पड़ेगी, तो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कहाँ जाएं? उस टाइम बीइंग को अकोमोडेट करने के लिए आप ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन की आर्ग्यूमेंट सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, जो कि वो कहता है कि सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि हमारे पास रियल वेजेस अभी भी लो है, मैसिव पॉपुलेशन साइज है, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडिया के पास टैलेंट है। बाय लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन अचीव व्हाट Asian countries achieved through semiconductor manufacturing. We can achieve the similar thing by leading the service sector embedded manufacturing, not by manufacturing, because what has been successful earlier need not necessarily successful now. Now we have to look for other strategies also, because the production chain is already optimized. ये सब आर्ग्यूमेंट है यूथ की एम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए। अब आप इस मॉडल इस पे आ जाओ, अब आपको ये दिखाई दिखाई देंगे कि जो डेटा जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा आपका आता है, एक तो वो एनएसएसओ लेके आता है बेटा, उसका होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके अलावा एक सीएमआईई भी है, ये प्राइवेट फर्म है, ये भी डेटा लेके आती है, ये मंथली लेके आती है, ये थोड़ा डिलेड डेटा रहता है। तो ये जो डेटा दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये 2022 का है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये क्या बता रहा है हमें, आप इन ग्राफ्स को देख सकते हो, वर्कर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अ,
अच्छा, पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। एक तो ये डेटा आया है पीएलएक्स सर्वे एनएसएसओ का। इससे पहले ना एक रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट। आप इसकी कुछ आर्ग्यूमेंट देख सकते हो, वैसे पेपर 2 में नोट्स में इंक्लूडेड है ये, ठीक है। आईएलओ की रिपोर्ट आई है बेटा ये, ठीक है। आईएलओ की रिपोर्ट, ये वाली इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, आईएलओ ने एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आईएचडी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने यूथ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सीरियस बताया था, और ये रिपोर्ट आई थी 2024 की, तो ये वहां का भी डेटा है, ठीक है। ओके, अब देखो आप वर्कर पॉपुलेशन रेशो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है कि नीचे डेफिनेशन है इसकी, वर्कर पॉपुलेशन, कितने लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, और वर्किंग एज में कितने लोग। तो अब आप खुद सोचो, वर्कर पॉपुलेशन अगर रेशो अगर डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब लोग जॉब ढूंढ नहीं रहे हैं, काम नहीं ढूंढ रहे, या उनके पास काम है नहीं। वर्कर पॉपुलेशन मतलब काम बहुत काम कर्मचारी बहुत कम है, और उस एज में पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो जितनी छोटी होगी, वो सिवियरिटी दिखाएगी अनएम्प्लॉयमेंट के इशू की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेबर फोर्स, लेबर फोर्स वो होती है जो 16 ईयर्स से प्लस और 59 तक की एज के लोगों को कंसिडर करते हैं इसमें। और इसमें हम बोलते हैं लेबर फोर्स में वो लोग जो एबल है और विलिंग है वर्क करने के लिए, और जो एक्टिवली वर्क को सर्च कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ को जॉब मिल जाएगी, वो है एम्प्लॉयड, जिनको नहीं मिली वो है अनएम्प्लॉयड। तो दोनों को अगर ऐड कर दें, जिनको जॉब मिल गई जो कि एबल है और एक्टिवली वर्क की सर्च कर रहे थे, प्लस जो एबल है एक्टिवली वर्क की सर्च कर रहे थे लेकिन उनको जॉब मिली नहीं, इन दोनों को अगर ऐड कर दें और फिर डिवाइड कर दें, जिनको जॉब नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज ये ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वही है कि आप वर्क के लिए एक्टिवली ढूंढ रहे हो और आपके पास आपको कोई काम नहीं मिल रहा है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता ही है कि आपको काम मिला तो हुआ है बट वो प्रोडक्टिव नहीं है, उसका मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर नेगेटिव में चल रहा है। मीन्स अगर वो एम्प्लॉयमेंट आप हटा दो तो आउटपुट में कोई रिडक्शन नहीं होगी, जो कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन है, जो कि जनरली एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल सेक्टर की सिचुएशन होती है। तो अब आपके पास ये डेटा है, इसमें आप देख सकते हो, एक तो सारे के सारे ऑल 15 ईयर्स ऑफ अबोव, 15 16 की बोला था मैंने आपको एज, जिसको हम कंसिडर करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में। तो एक तो सारी कैटेगरी के लोग 15 ईयर से ऊपर, कहाँ तक? 60 तक। दूसरा यूथ, 15 से लेके 29 तक यूथ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वर्कर पॉपुलेशन, ठीक है, तो सब लोगों को अगर कंसिडर करके चलते हैं तो वो पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन जो रेट है 46.8% है। लेकिन यूथ की कम है। यूथ की क्या है बेटा? लो है वर्कर पॉपुलेशन रेट। मतलब यूथ के अंदर वर्किंग एज इस 15 to 29 ईयर्स में जो लोग हैं, जितने भी अवेलेबल हैं, और जितनों को जॉब मिली हुई है, जो वर्कर्स हैं, वो 33.9% है। तो ये सीवियरिटी है वर्कर, मतलब एवरेज से लोअर स्कोर है यूथ का। ये डेटा आप कोट कर सकते हो अगर आपको शो करना हो। एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो नीचे फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, पॉपुलेशन में क्या आ गया ना, जो सर्च भी नहीं कर रहे। समझ रहे हो आप? सर्च भी नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिनोमिनेटर में कौन से हैं? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, जो विलिंग है, एबल है और एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। वर्कर और पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? जो इस एज ब्रैकेट में थे हैं लेकिन जो सर्च नहीं कर रहे हैं।
यानी बहुत सारा यूथ सर्च ही नहीं कर रहा है जॉब्स को। तो ये तो है हमारी 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि ऑल कैटेगरीज की देखी जाए तो 6.7। तो ये यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक टर्म दी थी इन्होंने, नीट। नीट आईएलओ रिपोर्ट के अंदर, नीट का मतलब है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो हुआ क्या कि जब ये आर्ग्यूमेंट आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोगों ने भी ये बोलना शुरू किया कि भाई ये जो रेट है ना, जो वर्कर पॉपुलेशन रेट जो लो है, इट इज एक्चुअली गुड साइन। व्हाई? बिकॉज आवर youth is either training or studying, so they are not part of being worker, so इसीलिए ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो खराब है। बट फिर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 28% provides that even more dire statistic that 28.5% of youth were not in employment, education or training in 2022। रिपोर्ट 24 की है लेकिन डेटा 22 का कोट कर रही है इस चीज को लेके। For young women, the situation was even more drastic. Nearly 48.2 were NEET, मतलब जो पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे, ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे थे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर वर्कर पॉपुलेशन रेट खराब है तो जो है लोग वॉलंटरली वर्कर नहीं है, मीन्स लोग क्या कहते हैं अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बट द प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर, लोग ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयड भी नहीं है और एजुकेशन में भी नहीं है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो हेल्पलेस होकर बैठ गया है। मीन्स उस पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा यूथ ऐसा है अब जो ना एजुकेशन कर रहा है, ना ट्रेनिंग कर रहा है, ना एम्प्लॉयड है, और वो एक्टिवली सर्च भी नहीं कर रहा है, उसने एक्टिवली सर्च करना छोड़ दिया। सो ये डिस्करेज्ड वर्कर है जिसने होपलेस ही हो गया है जो। और ये इस कंडीशन को, सिचुएशन को बहुत सीवियर बना देता है कि भाई आपने काम की ना उम्मीद ही छोड़ दी है, ठीक है। तो ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर ना साथ में ये बता रहे हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी भी है। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में वुमेन और मेल और फीमेल के बीच में और भी ज्यादा प्रॉब्लम। तो अर्बन यूथ वर्कर पॉपुलेशन रेट, ठीक है, तो अर्बन यूथ वर्कर पॉपुलेशन रेट अगर आप देखोगे तो मैन की तो ऑलमोस्ट 48%, 48.1% पे है। पीपल हु आर इधर वर्किंग और एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन दैट एज ब्रैकेट, ठीक है। इस एज ब्रैकेट के अंदर पीपल इधर वर्किंग और एक्टिवली, people who are actively and able to work, searching for work, and some of them have got the job and others have not got the job, but they are participating. So worker divided by in this age people, यूथ के अंदर वो 48%, मतलब 100 में से 48 लोग जो हैं उनको या तो जॉब मिल गई है या वो एक्टिवली वर्क सर्च कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी के बेस पे आती है, जैसे हम 48 ले लेंगे फिर इसमें से देखेंगे कितने अनएम्प्लॉयड है, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गई। वर्कर पॉपुलेशन रेट कैसे आई हुई है कि ये लोग हैं जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ढूंढ रहे हैं 100 में से। अब ये सिचुएशन वुमेन की देखो, 14.7%, फिर 23 में 15.3%, अब वो थोड़ी इम्प्रूव हो रही। अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे अगर आप मेल और फीमेल की, तो वो भी फीमेल की बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 23%, 22%। तो ये डेटा ऑलमोस्ट अप्रोक्स याद कर लेना, 20% अनएम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
और मेल की वही 15% अप्रोक्स बोल देना। ठीक है बेटा। और जब एवरेज निकाल रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 15 और 22 की एवरेज निकालोगे, है ना, तो बीच की आएगी। इनकी एवरेज निकाल रहे हो ना, 17% बन। तो अब आपको ये भी साथ में कोट करना है दैट दिस इज मोर सीवियर सिचुएशन, दैट नीदर दे आर एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन नॉर ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ठीक है। और फिर ये डेटा दे रखा है आपका स्टेट वाइज वर्कर पार्टिसिपेशन रेट। ऑल इंडिया अगर देखोगे वर्क पार्टिसिपेशन रेट मेल की, वही ऊपर यही यही डेटा है, ये लग रहा है। ये वर्कर पॉपुलेशन, वर्कर यहाँ पर वर्क पार्टिसिपेशन बोलते हो। तो मेल की देखोगे तो देखो 50% है। वो फीमेल की देखो कितनी लो है, 60.4%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो मेल की 14% है, और फीमेल की 23%। तो ये डेटा आप याद रखो। ठीक है बेटा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को तुम याद रख सकते हो। अ, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, लिख कोट कर देना। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी जो रिसेंटली आया है 2024 का, एस एन एन एस एस एन एस एस ओ का, 22 का नहीं होगा ये, 24 का है वो, 22 का दूसरा डेटा है ये, 22 का वो डेटा दिखा रहे हैं आपको, ये वाला ILO की रिपोर्ट में। ये नया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है बेटा, ये सारा। ठीक है। इस डेटा को आप अपने कहीं पर लिख लेना, ज्यादा नहीं तो बस ये लिख लेना। ये यूथ, ये तो पूरा है ना, ऑल है। हाँ यही तो है, अर्बन यूथ। है। तो ये डेटा बेटा लिख लेना आप थोड़ा थोड़ा, और ये आपका फिर काम आएगा बहुत सारा। तो जब आप डेटा यूज करो, आर्ग्यूमेंट दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताओ, इस वर्कर पॉपुलेशन रेट को बताओ, और साथ में ये कोट करो। ठीक है। ताकि आप एक्चुअली में ये दिखा सको कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सीवियर है, ना कि वो वॉलंटरली घर पे बैठे हैं खुद से, वॉलंटरली नहीं बैठे हैं। क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट है सोनाल डे, इसके आर्टिकल आते रहते हैं इनके द हिंदू में। तो शी रोट सम टाइम बैक दैट इंडियन यूथ हैज बिकम एस्पिरेशन, सो they are not unemployed, they are unemployed by choice. They do not want to take low end jobs, they do not want to do low level jobs, they are waiting for high end jobs, and they have capacity to wait for that, because their parents are either rich, or they have sufficiently risen above the poverty line, and that's why either they are pursuing more education, higher education, or they are getting trained, so they are not employed by their choice. So this is aspirational India. So how far this thing could be true? See, SBI report says that based on Tendulkar committee, based on Tendulkar committee, प्लस उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए 2011 के बाद से अभी तक, तो ये SBI की रिपोर्ट, ये भी 2024 की आई है आई थिंक, ये कहती है इंडिया में सिर्फ 5% पुअर रह गए हैं, जो कि पहले 2011 में कितने थे, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 21.9%। सो इतने पुअर कम हो गए हैं इंडिया। तो जब इतने पुअर कम हो गए हैं तो पीपल आर अनएम्प्लॉयड बाय देयर चॉइस, दे आर नॉट टेकिंग लो एंड जॉब्स। सो ये सारा इशू है यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट में।
और इस अनएम्प्लॉयमेंट में एक और टर्म भी आई थी, चीफ इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट हेल्प इन इट। तो ये बहुत ही डिप्रेसिव और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी, जो कि न्यूज़पेपर में होगी अगर आप गूगल करोगे तो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीरियस मैटर है, और उसको करेक्ट करने के लिए अब आपको पता है क्या चाहिए हमें। तीन चार मॉडल है हमारे पास एंड में। एक तो नोबिन उद्योग का, इस मॉडल को स्टडी करें, और ये मॉडल तो अब यूएस में भी यूज हो रहा है। इट हैज बिकम सो पावरफुल एंड सक्सेसफुल, जो कि स्टार्टअप्स को फंड करता है, ना सिर्फ फंड करके वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह उनसे प्रॉफिट निकालता है, बट उन्हें एक हेल्पिंग हैंड देता है और सपोर्ट करता है, और प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। जैसे इंडिया में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट के लिए आपके शार्क टैंक में आपको जब बुलाएंगे फंडिंग के लिए, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, वही देखेंगे कि आपका बिजनेस उन्हें कितना प्रॉफिट देगा, वो उसके अकॉर्डिंग फंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम जॉब क्रिएशन मोटिव। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर सकते हो, जो कि हम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर। तीसरा आप क्या कर सकते हो, सर्विस एम्बेडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि रघुराम राजन सजेस्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ मॉडल बताए हैं। टिल्फी ब्रांड, लेंस कार्ट, एक और है साउथ में चलता है, आईडी फ्रेश। ये इडली डोसा का फ्रेश बैटर घर पहुंचाते हैं, वो फ्रेश रहता है, और कैमरास लगे होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, एकदम फ्रेश। और ये बहुत हिट हो गया है। तो हम इंडिया में खुद इतनी सारी लेबर है कि खुद इतनी सारी पॉपुलेशन है कि हम वहाँ पर अगर एक दूसरे को सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे स्टैंडर्ड की, और उससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज करके एक कटिंग एज और एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे अगर एक सर्विस प्रोड्यूस कर पाए, जिसको कि हम एक्सपोर्ट भी कर दें, तो भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर गवर्नमेंट का जो है पब्लिक सेक्टर जॉब क्रिएशन की भी ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखो पब्लिक सेक्टर जॉब क्रिएशन सिर्फ जॉब की बात नहीं है। पब्लिक सेक्टर जॉब क्रिएशन पता है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आजकल आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े हो, एग्रीगेट डिमांड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय की बेस्ट होती है, बिकॉज उसको अपनी सैलरी की 100% गारंटी है। क्या होता है, वही चलाता है कौन सी साइकिल को, लोन की, लोन की साइकिल, हाउस होल्ड लोन की, रिटेल लोन की साइकिल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय चलाता है। और ये चीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, पर्टिकुलरली कार इंडस्ट्रीज को और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकती है। तो पब्लिक सेक्टर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड को स्टेबलाइज करते हैं। ये लोग रिस्क फ्री, टेंशन फ्री एक्सपेंडिचर करते हैं, और इनकी एक्सपेंडिचर एमएसएमई को भी बेनिफिट होता है इनसे, इनसे टूरिज्म को भी बेनिफिट होता है। भाई वही जाएगा एलटीसी लेके। तो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जितना ज्यादा ब्रॉड बेस होएगा ना एक इकोनॉमी में, लेट मी टेल यू, उतनी ज्यादा उसकी एग्रीगेट डिमांड स्टेबल होएगी। और उसकी अगर पेंशन होएगी ना गारंटीड, तो वो और ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा। हमें जनरेट करने की जरूरत है इनका एक बहुत बड़ा बेस, तो हम सबको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इन्हीं के पास पैसा है स्पेंड करने का टेंशन फ्री। और ये चीज का बेनिफिट फॉरेन कंट्रीज जानती हैं। सो पब्लिक सेक्टर इज नॉट अ जॉब क्रिएशन, इज नॉट अ वेलफेयर प्रोग्राम, इट्स अ एग्रीगेट डिमांड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। सो एग्रीगेट डिमांड स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड में आप सी का पार्ट बढ़ाते जा रहे हो, कंजम्पशन का। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, अगर फिक्स्ड परमानेंट पेंशन है तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और बढ़ जाता है।
और ये सब होता है तो मल्टीपल बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, जिससे मैसिव जॉब क्रिएशन। तो पब्लिक सेक्टर को की आर्ग्यूमेंट को मींस हर चीज का मिक्स चाहिए। कोई बोले कि स्टार्टअप बनाओ नेशन, नहीं, उससे भी नहीं चलेगा काम। कुछ लोग यहाँ पे एब्जॉर्व करो, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्व करो, कुछ यहाँ एब्जॉर्व करो, कुछ यहाँ एब्जॉर्व करो, ऐसे मिक्स स्ट्रेटेजी है बेटा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जॉब क्रिएशन स्ट्रेटेजी। It should not be a single one conventional approach based. It should be a multiple sector approach based, and in that public sector employment does play a very important role, because all these sectors depends upon expenditure, and the best expenditure person in this country are public sector employees. So if you will have good base of these people, it will work. And let me tell you, government will come here. Sooner or later, opposition has forced them at least to bring back the old pension, although partially, but they brought it. And now the job creation will be massive in coming years in public sector. And the issue is because all other sectors development, my job, my work, my business depends upon public sector people. Because if that boosts, then more people will study, and the parents of those people will also be able to fund their education. And similarly, the car manufacturing, the tourism, many other sectors are related with this. So इन द एंड हम यही कहेंगे कि जॉबलेस ग्रोथ के बहुत कारण हैं। आपको अपनी एजुकेटेड प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस ना करना, और ये डेटा यूथ का आप याद रखना। अब एक और आएगा आर्टिकल कल या परसों, जिसमें बहुत ज़्यादा और अच्छे से डेटा गिवन है, वो पूरी ओवरऑल पिक्चर दिखाएगा, तो वो भी ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब मैक्रो की क्लास में मिलते हैं, वो भी प्रिपेयर करनी है। तो इस आर्टिकल को पढ़ना। अब जैसे ही फिलिप्स कर्व पे हम आएंगे और जैसे ही मैं उसे फिनिश करूंगा, तो मैं ग्रुप में ये आर्टिकल शेयर करने लग जाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं हर आर्टिकल का तो एडिटोरियल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सेलेक्टिव अच्छे आर्टिकल शेयर करा करूंगा, जिसको तुम्हें रीड करना है, ठीक है, और उसे रीड करके प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में, या जब भी तुम ये ईएलआई के बारे में स्टडी करना, ठीक है, कि ये भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में।